झारखंड बोर्ड के सभी छात्रों को नमस्कार। आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो 11 तारीख को मैथ का जो एग्जाम होने वाला है, उसी से संबंधित हम 100 प्रश्नों का एक महामैराथन क्लास लेके आए हुए हैं। और ये सभी के सभी जो क्लास होने वाले हैं, सभी के सभी जो प्रश्न होने वाले हैं, ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। और आप लोगों के लिए ये आशा करते हैं कि इन सभी प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे, जो ऑब्जेक्टिव का जितने भी प्रश्न होंगे एग्जाम में आएंगे, वो सभी समाधान हो जाए। ये उम्मीद के साथ आज हम क्लास आप लोग का चालू करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ उसको देखिएगा। तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 120 को अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो आप लोग को बता दें कि इसमें अगर आपको सॉल्यूशन कर करके बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा छात्रों, इसीलिए हम सीधे क्या करेंगे, इसका आंसर बताते जाएंगे। आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। लेकिन हम आप लोग को क्या करेंगे, सबकी का सभी क्या कर रहे हैं, आंसर बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को बता दें, इसका पहला जो आंसर होगा, पहला जो आंसर होगा वो किसका होगा? ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा इसका आंसर। 2 गुने 3 5, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं। तो लिखा हुआ 306 तथा 657 का महत्तम समावर्त, महत्तम का समावर्तक का मतलब होता है एचसीएफ 9 दिया हुआ है। तो 306 और 657 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, एलसीएम निकालने बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, 306 और 657 जो है आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर देखिएगा तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर होगा इसका आंसर। आप लोग सोल्यूशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगर तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, तो तीसरा में दिया हुआ है क्या, सो देखिएगा कि 15 और 25 का एचसीएफ है। 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? तो 15 और 25 का जो एचसीएफ होगा वो होगा, पहला होगा 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। इसी तरह से आ जाते हैं चौथा नंबर प्रश्न में। तो लिखा हुआ एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, है ना, हुए होता है। क्या होता है? अनेक, अद्वितीय, 2, है ना, या 5। तो आप लोग को बता दें कि एक प्राकृतिक संख्या अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अगर देखा जाए तो कैसा होता है? अद्वितीय होता है। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। आप लोग सभी प्रश्न को बहुत आसानी से देखते जाइए, क्योंकि ये सभी के सभी जो बता रहे हैं 11 तारीख में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए सभी प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सभी के सभी प्रश्न यही रहे। हो सकता है कि इससे ही संबंधित सारे प्रश्न रहे, क्योंकि क्या करता है एग्जाम में कि जो क्वेश्चन आज इस वीडियो में देख रहे हैं, कहीं अंकों का फेरबदल कर दे। जहां हम अभी इसी को देखते हैं तीसरा नंबर, तो जहां लिखा हुआ 15 वहां लिख देगा 25, और जहां 25 है वहां लिख देगा 50, और बोलेगा इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसलिए छात्रों आप लोग को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी प्रश्न हम आप लोग को 100 प्रश्नों का जो महामैराथन लेके आए हैं, इन्हीं से लगभग आपका सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाए और इसी से संबंधित सारा प्रश्न इसी पर रहे तो आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा द्विघात, है ना, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 3, है ना, 3x² - 3 √2x + 1, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा होगा? ये होगा बी नंबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न देखिएगा। तो छठा नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि यदि, है ना, यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा बीटा का मान क्या होता है? -b/a होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा, ठीक है। ये सभी आप लोग पढ़ चुके होंगे, पहले से भली भांति जानते होंगे। हम आप लोग क्या है आंसर बता दें कि इसका सॉल्यूशन अगर करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और 100 प्रश्नों की कड़ी में आप लोगों के लिए बहुत समय लगेगा, और आप लोग के पास समय नहीं है, जिसके कारण से आप क्या है कि इसको उतना देर तक आज इस वीडियो को देख नहीं पाइएगा। इसलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सभी प्रश्न को देख लीजिए और अपना कॉपी पर एक बार लिखिए, टाइम है तो, और उसको देखते जाइए या माइंड में ही कैलकुलेशन कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जितना से जितना कम समय में इन सभी प्रश्नों को सोल्यूशन कर सकें, ठीक है। देखिएगा 7वां नंबर, ये सभी प्रश्न बहुत आसान आसान सा भी है, ठीक है। 7वां नंबर में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। 7वां में लिखा हुआ क्या, यदि किसी बहुपद px के लिए ग्राफी दिया हुआ है ना, तो हम लोग को शून्यकों की संख्या निकालने बोलता है।
तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, px का शून्य की संख्या क्या होगा, y बराबर px बराबर, तो इसका शून्यकों की संख्या जो होगा क्या होगा, 0 होगा। नहीं, इसका सही आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है क्या कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें क्या बोलता है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 द्विघात समीकरण का युग्म होगा। क्या होगा, तो बता दें इस तरह से क्या बोले जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर, इसी को बोलते हैं असंगत, और इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इसका कोई हल नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इसका कोई हल नहीं होगा। इसका 3 नामों से हम लोग 3 तरीके से इसका बताते हैं। एक होता है समांतर, है ना, समांतर भी पूछ सकता है आप लोग को। अब किसी को, किन्हीं छात्र को अगर इस किसी टाइप का प्रश्न आता है, अगर इसको सही से इस वीडियो को देख लेते तो आप लोग को बता दें इसमें क्या है कि इसका 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन में क्या है कि इस तरह से अगर हम लोग को अगर ये समीकरण युग्म रहेगा तो उसमें क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, असंगत, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कोई हल नहीं। तो ऑप्शन में हम लोग को कोई हल से संबंधित नहीं दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो 9 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में हम लोग को क्या पूछा, तो देखिएगा 9 में लिखा हुआ है कि 2x माइनस 3y बराबर 0 और 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्विघात तो द्वारा निरूपित सरल रेखाएं खींची। क्या है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या लंबवत है। तो ये क्या होगा, तो अगर हम लोग ये दोनों को अगर देखते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा प्रतिच्छेदी होगा। आप लोग इसको सोल्यूशन करके देखिएगा। हाँ, अगर किन्हीं छात्रों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि सर ये सब जो क्वेश्चन बताएं, प्रश्न बताएं, उसमें हम लोग को समझ में नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो उसको हम तुरंत उस वीडियो के माध्यम से अपलोड करके आप लोगों तक पहुंचा दें, जिससे आपका समाधान जल्दी हो जाए। ठीक है, चलिए आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं और आगे। 10वां में लिखा हुआ है कि c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई बराबर 2 अर्थात 6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल है। तो इसका कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 3, यानी c बराबर क्या होगा, 3 होगा। आप लोग को ये भी बता दें, कहीं कहीं हो सकता है बाय मिस्टेक माइनर त्रुटियां हो, तो इसको क्या कीजिएगा, आप जब सोल्व कीजिएगा तो आपका सारे समस्याएं सोल्व हो जाएगा। कहीं हो सकता है कि हम जो आप लोग को पता है कहीं कहीं त्रुटि पाया जाए, तो आप लोग को कोशिश करूंगा कि ना हो, लेकिन कहीं अगर हो तो इसको आप अपने तरीके से समाधान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। हम सिर्फ आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी प्रश्नों जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो 11 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं उससे संबंधित उस टाइप का जो किस टाइप का प्रश्न आ सकता है, वो सभी प्रश्न हम आप लोग को दिखाने का मेन इसका मुद्दा है, दिखाने का मकसद है, दिखाने का कि इस तरह का प्रश्न आप लोग का परीक्षा में रह सकता है। तो आप इसका तैयारी इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर परीक्षा में वही सब प्रश्न आ जाता है तो बहुत आसानी से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, समय का बचत हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या है। तो इसका हल क्या होगा, तो इसका हल जो होगा वो क्या होगा, तो इसका हल जो होगा x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा 0, x बराबर 2 और y बराबर 0। ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो इसमें क्या है, x बराबर 2 होनी चाहिए और y बराबर कितना होना चाहिए 0, जो इसमें विकल्प में दिया हुआ है। देख लेते हैं, तो विकल्प में देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, कुछ त्रुटियां इस प्रश्न में, आप लोग इसको सोल्व करके देख लीजिएगा। जहां तक हमको लग रहा है कि इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, पहला होगा। आप लोग इसको सोल्व करके देख लीजिएगा क्या आता है आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता, जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता, वो असंगत कहलाता। क्या कहलाता है, असंगत। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न अगर देखते हैं, 13 में लिखा हुआ समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर क्या दिया 1 का हल है। इसका हल क्या होगा, तो इसका हल अगर हम लोग देखते हैं 13 नंबर का, तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए 5 और 4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो लिखा निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है। इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है, तो इसमें जो द्विघात समीकरण होगा वो कौन सा होगा, तो इस ऑप्शन में अगर देखते हैं तो देखिएगा कि इस ऑप्शन में सही आंसर जो होता है वो कौन सा है, डी है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, डी है। यदि विविक्तर डी
ग्रेटर देन 0 हो तो मूल होंगे, तो इसका मूल क्या, वास्तविक और भिन्न मूल होंगे, तो वास्तविक और भिन्न होंगे, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पहला हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो 16 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न में द्विघात समीकरण इतना को यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति, इसका प्रकृति क्या होगा, तो मूल्यों की जो प्रकृति होगा क्या होगा, तो इसमें अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, मूल्यों की प्रकृति वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और क्या होगा, असमान। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इसका सही होगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल जब होगा तो डी जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो होना चाहिए वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी होगा। कौन सा होगा इसका, सी होगा इसका सही होगा। चलिए अगर हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो 18 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा 18 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण इतना की विविधतर क्या होगा। इसका अगर विविधतर निकाला जाए तो इसका विविधतर में डी क्या निकलेगा, तो इसका डी क्या निकलता है तो देख लेते हैं। जो होगा वो होगा -11 यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। इसका के का मान क्या होगा ये हम लोग को देखना है। आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 4 होगा इसका सही आंसर। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो लिखा हुआ द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल अगर सॉल्व करते हैं तो इसका मूल जो आप लोग के पास निकलेगा वो निकलेगा 2 और 3 निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है अगला देखिएगा तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन एपी में है। हम लोग को एपी में पूछ रहा है, तो अगर सभी का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी तो इसमें देखिएगा इसका सही आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। हम आप लोग को कोशिश करें कि सभी का आंसर बताते जाए। अगर सॉल्यूशन करते हैं छात्रों तो बहुत समय लगेगा। हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि सर सॉल्व करके बताइए तो कमेंट के माध्यम से अगर बोलिएगा तो सभी प्रश्नों का क्या करेंगे, सॉल्यूशन के साथ भी आप लोग को बता देंगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के पास समय कम है इसलिए हम आपका सिर्फ आंसर बता रहे हैं। हाँ, किन्हीं प्रश्नों में अगर समस्या होता है तो हम बार बार बोलेंगे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो 22 में लिखा हुआ है एपी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। इसका 10वां पद जो होगा वो क्या होगा, तो आप लोग को पता इसका 10वां पद जो होगा 47 होगा यानी 47 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न को अगर देखिएगा 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या होगा जो 3 से विभाजित होगा। तो अगर इसको देखा जाए तो कितना होगा, इसका जो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। अब लिखा 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। 20 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होगा, तो अगर देखा जाए 20 और 50 के बीच में अगर विषम संख्या बोला जाए तो इसका सही आंसर कितना होगा, सी होगा, 625 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे सभी विरित होते हैं। सभी विरित क्या होते हैं, सभी विरित जो होते हैं वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट में एक प्रश्न दिया हुआ जो हम लोग को थेल्स प्रमेय पर बनाना है। अगर इन प्रश्न को अगर समझिएगा तो थेल्स प्रमेय पर अगर इस प्रश्न को बनाते हैं तो इसका जो सही आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका सही आंसर, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप। अगर 2 त्रिभुज के संगत कोण जो होता है बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होता है। तो संगत कोण अगर बराबर रहेगा तो किस विधि से, अगर किसी भी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो यानी 2 त्रिभुजों के संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो किससे होगा, ए से होगा, ए प्रॉपर्टी लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो 28 में लिखा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। इसका ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य होगा, तो इसका सही आंसर होगा त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा, यानी आपका कौन सा हो जाएगा, सो देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न में लिखा, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो इसका सही आंसर होगा 4 का स्क्वायर 9 आने 16, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है, 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा? अगर इसका शीर्षलंब निकाला जाए तो इस शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा √3a, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये इसका सही होगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न को अगर सोल्व करते हैं तो लिखा हुआ है कि ए बी बराबर दिया 6√3, AC बराबर दिया 12 और BC बराबर, तो कोण B का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। इसका सही आंसर कौन सा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो हम लोग सभी को जानते हैं कि एक वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेक होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आप लोग को बता दें, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग को बता दें कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि सभी के सभी प्रश्न इन्हीं से ले, लेकिन इसी पर आधारित लगभग प्रश्न रहेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अगर आप पूरी तरीके से सभी प्रश्न को देख लेते हैं तो इतना समझिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो समस्या होगा लगभग समाधान हो जाएगा, यानी उसको हल कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि 100 प्रश्नों का ये महामैराथन क्लास हो रहा है। 33 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? इसका वृत्त की जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा? तो आप लोग को पता है इसकी वृत्त की त्रिज्या जो होगा वो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। इसी तरह से एक बिंदु Q के वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो इसमें वृत्त की त्रिज्या जो होगा क्या होगा? तो वृत्त की त्रिज्या इसमें होगा 7 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सा चैप्टर से किस तरह का प्रश्न दिया जा रहा है, इसलिए हम इस सारे वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं, क्योंकि आपको अगर किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा, अब देखिए इसमें 2 प्रश्न दिया है वृत्त से, ये दोनों में से कोई भी प्रश्न रहेगा, इससे संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न रहेंगे आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि इसका बेसिक तैयारी आप कर लीजिएगा, है ना। इसीलिए हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न, 35 नंबर देखिए। 35 में लिखा हुआ 2 सेकेंडीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका 8 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अब थीटा केंद्रीय कोण R है, तो त्रिज्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है ना, थीटा बाय 360 डिग्री पाई R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? बी इसका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है प्रश्न में कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, 38 में लिखा हुआ है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर कोण अंतरित करती है? तो चाप की लंबाई हम लोग जानते हैं, चाप की लंबाई क्या होता है? तो चाप की लंबाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह समझ लीजिए, चाप की लंबाई होता है थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई R, और एक इसी को अगर हम लोग बोल सकते हैं थीटा बाय 180 डिग्री पाई R। दोनों में कोई भी होगा तो ऑप्शन में, तो देखिएगा ऑप्शन आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन में सी नंबर मिल रहा है। कौन सा? सी नंबर मिल रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन होगा? सी होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? केंद्र कितना, केंद्र पर जो बन रहा है कोण कितना दिया? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? 132/7 होगा। 132/7 ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है। अगला प्रश्न 40 नंबर देखिएगा। एक घोड़े को एक मैदान में 7 मीटर लंबे रस्सी से बांध दिया गया, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा? बताइए। इसमें सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? 154 होगा। कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इस पूरे प्रश्न को देख लीजिएगा। हाँ, कहीं कहीं अगर त्रुटियां हो तो आप सोल्व के माध्यम से उस प्रश्न को सही कर लीजिएगा। ठीक है। अगला पार्ट आप देखिएगा, तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि पहला प्रश्न इसमें भी क्या दिया? 120 को
अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रश्न में क्या बोलता है, 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, कैसा लिखा जा सकता है? तो हम आप लोग को बता दें, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि हम आप लोग को शुरू से बता रहे हैं कि आपको हम सिर्फ आंसर बताते जा रहे हैं, है ना। आप लोग को सभी का आंसर बता रहे हैं, सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर में निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पाई। पाई जो होता है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये प्रश्न जो हम आप लोग को बता रहे हैं, ये परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन पत्र का प्रश्न है। ये सभी के सभी हम आप लोग को जो बता रहे हैं, ये आप लोग 11 तारीख का जो बोर्ड परीक्षा जो मैथ का होने वाला है उसके लिए ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इस बात को रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को अगर देखते हैं तो तीसरा नंबर में लिखा, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका द्विघात बहुपद होगा x² - 4x + 1 = 0। तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला प्रश्न में जो दिया हुआ वो देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा। तो चौथा में लिखा हुआ है कि दिए गए आंकड़े शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? देखिएगा इसमें जो एक्स एक्सिस जो है, एक्स अक्ष जो है उसको ये लाइन कितनी बार काटती है? तो देखिएगा ये लाइन जो है कितनी बार काटती, एक यहाँ है 2, इधर है 3, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला में आलेखीय रूप से रैखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। दो संरेखीय है ना, दो रेखाएं निरूपित करती है। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा, ये समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, सोल्यूशन करके देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ लिखा हुआ, यदि रेखाएं 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 समांतर है तो k का मान क्या होगा? तो इसका k का मान अगर देखा जाए क्या होगा, तो आप लोग को बता दें इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 15/4। इसका सही आंसर क्या होगा, 15/4 होगा। सही आंसर क्या होगा, 15/4 होगा, ठीक है। इसका सही आंसर 15/4 होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न को देखिएगा, तो देखिएगा अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ, सो देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण कौन सा इसमें जो है द्विघात समीकरण नहीं, इसमें कौन ऐसा प्रश्न है जो द्विघात समीकरण नहीं होगा? तो बताइए इसमें द्विघात समीकरण जो नहीं है वो कौन सा है? तो इसको अगर सही तरीके से देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो द्विघात समीकरण नहीं। जैसे देखिएगा इसमें द्विघात समीकरण के समूह में आप अगर देखा जाए तो आपका द्विघात समीकरण कौन कौन सा नहीं होगा। तो इसमें जो है देखिएगा इसका पावर x के पावर 4 है, और इधर भी अगर सॉल्यूशन करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन इसमें द्विघात समीकरण जो नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 इसका होगा सही, कि द्विघात समीकरण नहीं है। प्लस देखते हैं 8 नंबर, क्योंकि 7 नंबर आप लोग एक बार अपने से भी देख लीजिएगा क्या है, लेकिन जहां तक अनुमानित है चौथा ही होगा इसका द्विघात समीकरण नहीं, कि हम सॉल्यूशन करके आप लोग को ना बता के हम आप लोग को बता दे रहे हैं, शॉर्ट में आंसर बताते जा रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा द्विघात समीकरण x² + 2x - 8 = 0 के मूल है। इसका 0 का इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल जो होगा -4 और 2 होगा। तो -4 और 2 कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। 9 नंबर प्रश्न अगर देखिएगा तो 9 नंबर में क्या लिखा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के निम्न में से किसका मान शून्य नहीं होना चाहिए? इसमें किसका मान जो होगा वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो a का मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका a होगा सही, यानी पहला सही हो जाएगा। एक एपी में यदि d = -4 n = 7 यदि n = 4 तो a का मान क्या होगा? तो a का मान जो होगा वो क्या होगा, इसमें हम लोगों को पूछते हैं। इसका a का मान जो होगा वो कितना होगा, 28 होगा, सही आंसर होगा 28। एपी का 21वां पद जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 है, इसका पहला पद कितना है 3 और दूसरा पद कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 21वां पद निकालने बोल रहा है इसमें, 21वां पद। इसका 21वां पद जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो इसका 21वां पद निकलेगा 137। कितना निकलेगा, 137। तो सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, 137, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, ठीक है। जो होते हैं वो समरूप होते हैं, क्या होते हैं,
समरूप होते हैं। अब 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो 13 नंबर में हम लोग को जो पूछा गया है उस प्रश्न के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। तो इसमें जो सही होगा ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू ई एफ और डीई इंटू बी सी, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा, 2 होगा, इसका सही होगा। 14 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान लिखा है, ए कॉमा बी और सी संरेखी होते हैं, अधिक क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि 2 के जोड़ के तीसरा के बराबर हो जाने, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, ये होगा पहला ही इसका सही हो जाएगा। बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको जो विभाजित करेगी, किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो 5:1 के अनुपात में इसको विभाजित करती है। आप लोग को सभी को बता दें कि 11 तारीख बार बार बताते हैं इसलिए कि 11 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संभावित प्रश्न है कि इसी तरह का या इसी तरह का प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखे बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा। तो इसका मध्य बिंदु जो होगा बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 6। क्या होगा, 3 और से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका सही हो जाएगा। अब इसमें लिखा यदि sin 2a बराबर 2 sin a है तो a का मान क्या होगा, इसका a का मान क्या होना चाहिए। तो बताइए इसमें a का मान जो होगा बहुत आसान सा प्रश्न, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री। 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखिएगा, तो अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ सो देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है कि sin a बराबर 3/5 है, तो tan का मान क्या होगा। तो इसका tan का जो मान हो जाएगा क्या, 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, जिसका सही आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, चौथा में होता है 3/4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 20 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ सो देखिएगा। तो 20 में लिखा हुआ है कि यदि पीए और पीबी ओ केंद्र वाला स्पर्श रेखा दिया हो जिसमें 50 डिग्री ओ ए बी का मान होगा, इसका ओ बी का मान क्या होगा, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या क्या हो जाएगा 50। तो इसका सही आंसर जो होगा 25 डिग्री। इसका सही आंसर क्या होगा, 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। जब किसी सीधी खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो ओनियन कोण क्या होगा। तो इसका ओनियन कोण जो होगा, जब दोनों बराबर हो तो उस समय उसका ओनियन कोण जो होता है 45 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न में क्या लिखे कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में जो स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकती है वो अनंत हो सकती है। आप लोग देख रहे होंगे जो हम पार्ट बाय पार्ट आप लोग को प्रश्न बता रहे, देखिएगा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आती है और उस तरह का प्रश्न जो है परीक्षा में पूछी ही जाती है। अगला प्रश्न लिखा कि एक वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोला जाता है, छेदक रेखा बोला जाता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 60 डिग्री का जो कोण क्या करती है, अंतरित करती है। तो उसका क्या होगा, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर जो होगा 22 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न में भी फार्मूला पूछा जो आप लोग पीछे हम जो बताएं उसमें भी उसी तरह से P डिग्री केंद्रीय कोण त्रिज्या तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे 2 से अगर 720 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा और ये सही आंसर के अंतर्गत आ जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। इसका तिर्यक ऊंचाई हम लोग को पूछ रहे हैं, तो इसका तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो इसका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 27 नंबर देखिए लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन निकालने बोलता है। अगर आयतन का फॉर्मूला जानते तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जगह 770 सेंटीमीटर की हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा।
प्रथम तीन सम संख्याओं का माध्य निकालने बोलते हैं। प्रथम तीन सम संख्या का मतलब जानते हैं, 2 4 6, इसका माध्य निकाल दीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर अगर देखिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर और भी आसान प्रश्न है। देखिएगा इन सब प्रश्नों को बार बार हर एग्जाम में लगभग प्रश्न रिपीट किया जाता है, इसलिए इसको बहुत विशेष ध्यान में रखिएगा। देखिए 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक है, इसका बहुलक है। तो इसका बहुलक किसको बोलते सो बता देते छात्रों, जो किसी भी आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो संख्या आता है वही बहुलक कहलाता है। इसमें सबसे अधिक बार कौन संख्या आया, 2 आया है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला होगा। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रयत्ता, एक पासे को अगर उछाला जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रयत्ता क्या होगा, तो एक हो जाएगा उसका सही आंसर 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का दूसरा पार्ट बनता है, खत्म होता है। अब हम लोग चलिए दोस्तों, अगर हम लोग 100 प्रश्नों की कड़ी में हम लोग इसका अगला कड़ी को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 100 प्रश्नों का महामैराथन क्लास चला है, जिसका अगला पार्ट है, अगला कड़ी है। क्योंकि हम आप लोग को बता दें कि हम पार्ट बाय पार्ट बता रहे हैं, जो 1 से 30 1 से 30 1 से 30 40 इस तरह का प्रश्न हम आप लोगों को क्या करें, कंप्लीट करा रहे हैं। क्योंकि 100 प्रश्नों की कड़ी में ये अगला है। तो देखिएगा पहला प्रश्न जो इसमें दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है कि पी जेड बराबर दिया है जेड का स्क्वायर माइनस 64 के शून्य। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, पहला होगा +-8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला हम लिखा दिए गए बिंदु में P0 और Q70 और बिंदु 50 में से कौन बिंदु XX को प्रतिच्छेद करता है, तो इसमें कौन करेगा। तो आप लोग को बताइए इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। इसका सही आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका डी हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, Q और R, इसमें क्या होगा, दोनों होगा। ठीक है, अगला प्रश्न में तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकती है। तो कितनी विषम संख्या हो सकती है, तो इसके बीच में जो विषम संख्या हो जाएगा वो अनगिनत होगा, इनफिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में लिखा दो कर्मिक विषम संख्या, कर्मिक का मतलब लगातार, जिसे हम लेते हैं तो हम लोग क्या है 2 और 3 ले लिए, 4 और 5 ले लिए, 6 और 7 ले लिए। तो इस तरह का अगर कर्मिक संख्या लीजिएगा तो उस तरह का जो HCF होगा, मासा का मतलब महत्तम समावर्तक यानी HCF जो होगा वो क्या होगा, तो उसका आंसर जो होगा क्या होगा, 1 होगा। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं 5वां नंबर प्रश्न। तो 5वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो चरों y/z रैखिक समीकरण ay + bz + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो जहां ध्यान दीजिएगा y और z का अगर हम लोग मान निकालते हैं तो इसका क्या होगा, इसका अनगिनत होगा, इनफिनाइट होगा। तो अनगिनत होगा, इसका मतलब इसका x और y जैसे हम लोग बनाते हैं x और y का वैल्यू, तो इसमें y और z दिया है, तो y और z का जो रैखिक समीकरण द्वारा अगर हल करते हैं कितने इसका मान निकलेगा, तो अनगिनत इसका मान निकलेगा, है ना। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, सी होगा। छठा नंबर प्रश्न देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न अगर देख रहे हैं, छठा में लिखा हुआ है संगत समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। इसका जो रेखाएं जो होती है वो कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है, समांतर होती है, संपाती होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। ये हम लोग को पूछा गया है। इसमें जो आंसर जो है वो प्रश्न जो है संगत पूछ रहा है। तो संगत आप लोग को बता दें कि संगत जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, संगत जो होता है वो प्रतिच्छेदी से भी होता है और संपाती से भी क्या होता है, संगत होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो आप देखिएगा तो सभी ऑप्शन में हम लोग क्योंकि एक ही प्रश्न में 2 ऑप्शन तो लगा नहीं सकते, तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्योंकि जो संगत होता है वो प्रतिच्छेदी वाला भी होता है, संपाती वाला है। इसका मतलब ऑप्शन में उसको क्या देना चाहिए था, ए और सी दोनों देना चाहिए, यानी प्रतिच्छेदी और संपाती, लेकिन ऐसा नहीं दिया, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इनमें से कोई इसलिए नहीं क्योंकि दोनों रहता तब सही हो जाता, अगर दोनों नहीं है तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं ही हम लोग बोल सकते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न में जो देखिएगा है ना, तो 7 नंबर में द्विघात समीकरण के मूल क्या होगा। द्विघात समीकरण का अगर मूल निकाला जाए तो क्या होगा, तो इसका अगर मूल हम लोग निकालते हैं तो इसका मूल जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों होगा। बी और सी क्या होगा, इसका दोनों होगा, यानी 3 और 2 दोनों इसका आंसर आएगा। अगर नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिएगा तो 8 में लिखा हुआ है क्या, तो देखिएगा
कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 202 है। कितना है? 202। तो हम लोग को इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसका सही आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 9 और 11 निकलेगा। इसका सही आंसर 9 और 11 होगा। आप लोग को बता दे छात्र की कहीं कहीं प्रश्नों में त्रुटियां हो सकती है, तो इसलिए आप लोगों से ये कह सकते हैं कि आप लोग भी प्रश्न को हल कर लीजिए। हो सकता है कहीं कहीं आप लोग को, क्योंकि सीधा सीधी क्या कर रहे हैं, आंसर बताते जा रहे हैं, हम अपने आधार के अनुसार सभी का आंसर क्या करें, क्योंकि बिना सोल्व किए हुए अनुमानित, कहने का मतलब कि जो आंसर हमको लग रहा है सोल्व करने का, माइंड के अनुसार कैलकुलेशन करके जो हमको लग रहा है कि यही आंसर होगा, हम उन सभी प्रश्नों का आंसर बताते हैं। लगभग लगभग सभी आंसर सही है, लेकिन हाँ कहीं कहीं त्रुटियां हो तो आप लोग भी इसको अपने तरीके से समाधान कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी तरह की दिक्कत होता है तो हम आपको इसको सोल्यूशन के साथ सारे समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। लिखा निम्नलिखित में से कौन एपी यानी समांतर श्रेणी में नहीं है? तो समांतर श्रेणी में कौन रहता है? जिसका डी यानी सार्वंतर सबका इक्वल नहीं आता है वही समांतर श्रेणी में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। अगला देखिएगा तो 1 7 4 है ना 10, इसका 28वें पद का मान पूछ रहा हम लोग। 28वां पद का क्या बोल रहा है? मान पूछ रहा है। तो 28वां पद का मान इसका कितना होगा? तो इसका 28वां पद का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? 82 निकलेगा। कितना निकलेगा? 82 निकलेगा। अगला प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 16 रेखा से की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 4:9 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है तो देखिएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 सेंटीमीटर, प्रत्येक इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वो कितना होगी ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका कितना हो जाएगा सही आंसर? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न में दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दो अक्ष अगर आपस में प्रतिच्छेद करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न में कि वाई अक्ष से 8 इकाई और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक है, तो बताइए P का निर्देशांक कितना होगा? तो बता दें कि P का निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 8 और 0, क्योंकि हम लोग को यहाँ वाई अक्ष से संबंधित पूछा है, इसलिए कितना हो जाएगा? 8 0। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग को जो पूछा है वो देखिएगा। हम लोग क्या बोला? यदि कोस a बराबर 3/5 तो सेक का मान क्या होगा? तो देखिए इसका वैल्यू को क्या कर दिए? उल्टा कर दिए, इसलिए कि कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसका वैल्यू 5/3 हो जाएगा। 5 बटा क्या होगा? 3। तो देखिए 5/3 ऑप्शन में किसमें है? सी में है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो लिखा हुआ 16 नंबर में कि सेक a प्लस 10a और 1 माइनस साइन a बराबर है, किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो देखिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोस a होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोस a होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में दिया हुआ कि यदि कोट a बराबर 1 है तो a का मान क्या होगा? तो एक का मान का, तो कोट एक का कितना का मान होता है? तो ये होता है 45 डिग्री का। कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न में लिखा जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान कितना होगा? तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये प्रश्न एक रिपीट भी हुआ है ना। हम सभी प्रश्न हम आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग बता दें कि जो भी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं इसी तरह का प्रश्न आपके पास रहेगा। आप लोग थोड़ा विशेष तरीके से अगर तैयारी करके जाते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करके जाते हैं, तो ये आशा करते हैं कि लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे बना के आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो लिखा हो कि चतुर्भुजों के यानी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग। लिखा दशमिक संख्या 1 है। दशमिक संख्या कितना? 1 यानी डेसिमल नंबर 111 है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या या इनमें से सभी? बताइए क्या होगा इसमें? तो आप लोग बता दें कि दशमिक संख्या जो होता है यानी डेसिमल संख्या जो है क्या पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है और इनमें से सभी भी हो सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इनमें से सभी। तीसरी अगला है जो है ना, ध्यान दीजिएगा कि
21 नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो देखिएगा 21 नंबर प्रश्न में लिखा कि किसी त्रिभुज एबीसी में दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, निम्न में से तीसरी भुजा के लिए इसकी माप क्या होनी चाहिए। तीसरी भुजा जो होगा इसका माप क्या होना चाहिए, बताइए इसका माप क्या होगा तीसरी भुजा का। तो देखिए इसका माप जो होगा तीसरी भुजा का वो क्या होगा कि इसमें जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 और 8। ध्यान दीजिए 6 और 8 से बड़ी होनी चाहिए और 12 से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए ऑप्शन के आधार पर। तो ऑप्शन में देखिएगा तो इससे जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा होगा, ए और बी दोनों, यानी ए और बी क्या होगा, दोनों होगा। इससे प्रश्न देखिएगा तो 22 नंबर प्रश्न क्या दिया, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, 1/2 होगा। इसी तरह 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लिखा निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता का क्या होती है। बता दें किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है, निश्चित घटना का जो मान होता है उसका मान होता है 1 होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ क्या दिया हुआ कि एक पासे को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 का मतलब 3 के टेबल में कौन कौन सा अंक आएगा, तो 3 आएगा और 6 आएगा। एक पासा को उछाला जाता है जिसका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आंसर ही बताने का कोशिश करते जा रहे हैं, है ना। कहीं कहीं त्रुटियां हो सकती है लेकिन लगभग कोशिश करें कि सभी आंसर ही आप लोग को बताते जाए। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है x+3 3x और 4x+2 समांतर से जो हो तो x का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, बी नंबर होगा, 5 होगा, इसका सही आंसर होगा। इसी तरह 26 नंबर प्रश्न में आते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, देखो 5 6 8 9 x और 13 का मान भी 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 20 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रश्न को 27 नंबर प्रश्न में भी हम लोग को बहुलक पूछा, क्योंकि इससे पहले पार्ट में भी देखे होंगे कि उसमें भी बहुलक पूछा। तो इसका मतलब बहुलक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक नॉर्मल तरीके से जो बनता है, सिंपल तरीके से जो बहुलक बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माध्यक इंपॉर्टेंट है ना, माध्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लगभग प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो देखिएगा इसमें क्या कि बहुलक किसको बोलते हैं, तो जो सबसे अधिक बार जो आंकड़ों में जो संख्या आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया, 2 आया। इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, ए होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे। तो 28 में माध्यक निकालने बोला, क्या बोला, माध्यक। अब देखिए माध्यक भी आप लोग को बताएं, माध्यक बहुलक ये ऐसा नहीं समझिए कि 10 क्लास में जो आप लोग को 5 नंबर में जो पूछा जाता है उससे संबंधित उस तरह से प्रश्न इसको नहीं बनाना है। एक नॉर्मल तरीके जो कक्षा 8 9 6 7 है ना, और जो 10 में भी पढ़े होंगे, तो एक नॉर्मल मेथड से जो बनता माध्य, उच्च माध्य को बनाने या माध्य को बनाने का तरीका क्या होता है, उच्च माध्य को बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इसमें जितने भी आंकड़े दिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको काउंटिंग करना है कितनी संख्या, सम संख्या होगा तो उसका एक अलग फार्मूला होता है, विषम संख्या होता है तो उसका अलग फार्मूला होता है। उसके बाद बनाइएगा तो प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएगा। इसका मतलब इसका जो सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, बी होगा, 11 होगा इसका सही आंसर। 29 नंबर प्रश्न में लिखा है यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, उसकी कितनी होगी। तो आप लोग को बता दें तो इसका सही आंसर जो होगा ना, वो सही आंसर होगा 4 होगा। कितना होगा, 4। 30 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे। 30 नंबर में क्या, 2 गोले का आयतन का अनुपात 64:7 से उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्या होगा इसका। तो इसको अगर सही से देखा जाए, इसको सही से सॉल्व कीजिए, इसका सही आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर होगा, 16:9 होगा। इस तरह से क्या है कि आप लोग का 100 प्रश्नों का महामैराथन क्लास खत्म होता है और आप लोग को बताते हैं, आशा करते हैं कि इन्हीं सभी प्रश्नों से आप लोग का बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे। और उम्मीद के साथ आज का एक वीडियो, एक क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।